हेलो दोस्तों, आप सभी का पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज एक विधिक, सांविधिक और राजनैतिक तात्कालिक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो है बिहार जाति जनगणना। बिहार जाति जनगणना पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जनगणना राज्य सरकार करवा सकती है या केंद्र सरकार। तो एकदम साफ है कि जनगणना केवल और केवल संघ सरकार यानी केंद्र सरकार करवा सकती है, क्योंकि विषयों का विभाजन जो संविधान में हुआ है वह हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में, कुल 12 अनुसूचियां हैं, कुल 12 शेड्यूल्स हैं। उसमें जो 7वीं अनुसूची है 7th शेड्यूल, उसमें विषयों का विभाजन है कि कौन से विषय केंद्र सरकार, जिसको संविधान में संघ सरकार कहा गया है, केंद्र सरकार नहीं कहा गया है। तो जब मैं केंद्र सरकार कहूंगा तो संविधान में आप संघ सरकार समझिएगा। तो कौन से विषयों पर संघ सरकार को अधिकार है यानी केंद्र सरकार को अधिकार है, कौन से विषयों पर राज्य सरकारों को अधिकार है और कौन से विषयों पर दोनों सरकारों को अधिकार है। 3 तरह की सूचियां, 3 तरह की लिस्ट दी गई हैं। यूनियन लिस्ट जिसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं, जो संघ सूची है जिस पर केवल और केवल केंद्र ही कानून बना सकता है। इसके अलावा राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में उन विषयों का उल्लेख है जिसमें केवल और केवल सामान्यतया आपवादिक अवस्थाओं को छोड़कर राज्य विधानमंडल ही कानून बना सकता है। इसमें कुल 66 विषय हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं। और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट नंबर 3, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषय लिखे गए हैं उस पर संघ की ओर से संसद और राज्यों की ओर से राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। और इसमें कुल 47 सब्जेक्ट्स हैं। तो 97 सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की अधिकारिता संघ सूची में केंद्र सरकार को यानी संसद को दी गई है। 66 सब्जेक्ट मैटर पर राज्य सरकार को राज्य सूची में दी गई है और 47 सब्जेक्ट पर दोनों बना सकते हैं, ये लिखा गया है कॉन्करेंट लिस्ट में। लगे हाथ आपको ये भी बता दें कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं, जैसे उसमें हेल्थ है, इन्वायरमेंट है, मोस्टली ऐसे हैं जिस पर दोनों को काम करना है। उसमें भी अगर संसद के बनाए कानून पर राज्य विधानमंडल का कानून टकराता है तो संसद का कानून मान्य होगा। राज्य विधानमंडल का कानून तभी मान्य होगा जबकि राष्ट्रपति के सामने रखा जाए और वो उस पर हस्ताक्षर कर दें। ये भी बात जान लीजिए आप, आर्टिकल 254 में लिखा है। यह लेक्चर मैं केवल लॉ स्टूडेंट के लिए ही नहीं बना रहा हूं बल्कि आम लोगों के लिए बना रहा हूं। इस नाते मैं चाह रहा हूं कि सरल भाषा में इसको प्रस्तुत करूं। अब जनगणना संसद का काम तो है नहीं, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है, कार्यपालिका का कार्य है। तो जनगणना किस में आता है, पहले तो ये देखते हैं कि संघ सूची में है कि राज्य सूची में कि समवर्ती सूची में। तो संघ सूची के प्रविष्टि संख्या 69, संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 69। ये देखिए आप, प्रविष्टि संख्या 69, सेंसस। ये कहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल, जनगणना 69 आप देख लीजिए। और ये संघ सूची है, ये भी जान लीजिए। नए जो लोग संविधान नहीं जानते हैं, इसी बहाने संविधान आपको जानने का मौका है। ये देखिए सूची 1 यूनियन लिस्ट, इसी को मैं पलटते हुए गया यहाँ तक, ठीक है। 29, 49 और ये आपका 63 और ये है 69। तो ये संघ सूची का विषय है। अब संघ सूची के विषयों पर संसद कानून बनाएगी, लेकिन जनगणना के लिए कानून की जरूरत तो नहीं थी, ये तो एग्जीक्यूटिव जॉब है। तो कार्यपालिका किन विषयों पर कार्य करेगी इसको भी देख लेते हैं। इसके बारे में आपको आर्टिकल में जाना पड़ेगा, अनुच्छेदों में कौन सी सरकार कहां तक कार्य कर सकती है, ठीक है। कौन सी सरकार कहां तक कार्य कर सकती है।
तो आर्टिकल 73 में लिखा गया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, यानी जो संघ की केंद्र की सरकार है, 73 में वो उन सभी विषयों पर कार्य करेगी जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र सरकार उन विषयों पर काम करेगी जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, आर्टिकल 73 में लिखा गया। और इसमें 89 आर्टिकल जोड़ दीजिए आप, तो हो जाएगा आर्टिकल 162। 162 में जब मैं गया, ठीक है, हम लोग अनुच्छेद ऐसे ही याद रखते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। तो आर्टिकल 162 में लिखा है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य किन किन विषयों पर अपनी सरकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, कार्यपालिका शक्ति का। तो यहाँ लिखा है उन विषयों पर जिन पर राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। विधि बनाने की शक्ति किस पर है? राज्य सूची के विषयों पर और समवर्ती सूची के विषय पर। संसद की विधि बनाने की शक्ति किस पर है? संघ सूची के विषय पर और समवर्ती सूची के विषय पर। तो जनगणना संघ सूची के विषय पर है, संसद कानून बना सकती है। जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उस पर कार्यपालिका शक्ति संघ द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी। जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है उन विषयों पर कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि जनगणना केवल और केवल केंद्र सरकार का विषय है। फिर से मैं बोल दूं, 7वीं अनुसूची की प्रथम सूची संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 69 के साथ अनुच्छेद 73 के पढ़ने से एकदम स्पष्ट है, इसमें अनुच्छेद 246 भी पढ़ा जाएगा कि जनगणना संघ सरकार यानी केंद्र का विषय है। अब हम आते हैं अगले लाइन पर कि तो बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ है, जो जाति जनगणना हुई है, उस पर क्या है। पहले तो मैं बता दूं कि ये बार एंड बेंच की साइट ओपन है, तो कॉपीराइट नहीं है। मैं इनको क्रेडिट देता हूं कि ये फोटो इन्हीं की है, ठीक है। मैंने इस पर अपने टेलीविज़न पे खोल रखा है। अब सवाल ये है कि बिहार में जो जाति जनगणना हुई है, क्या वो राज्य सरकार की शक्तियों का अतिक्रमित प्रयोग है, सुपर एक्सरसाइज है? इसी आधार पर जाति जनगणना को चुनौती दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? एक सोच एक प्रयास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ठीक है। इस संगठन के द्वारा इसको चुनौती दी गई है, ठीक है। चुनौती में क्या है? कहा गया कि जाति जनगणना कराना केवल केंद्र सरकार का कार्य। इस पर दो आधार पर चुनौती दी गई कि जनगणना कराना केंद्र का विषय है, राज्य नहीं करा सकता। दूसरा कि जो जाके सबसे डेटा लिया गया उससे लोगों की निजता का उल्लंघन हुआ, राइट टू प्राइवेसी वायलेट हुआ है। ये दो बातें कही गई हैं। बेसिकली इन दो आधारों पर चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम किसी सरकार को काम करने से नहीं रोक सकते, हम ये नहीं कह सकते कि आप काम नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या कोई सरकार दूसरे सरकार के कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण करेगी तो उसे रोका नहीं जाएगा, और रोका जाएगा तो रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इस पर भी स्पष्ट कर दूं कि बिल्कुल सूचियों में जो विषयों का विभाजन है, दोनों सरकारें अपने अपने विषयों तक ही काम करें, केंद्र की और राज्य की, या एक से अधिक राज्यों में जहां टकराव होगा तो राज्यों की सरकारें अपने अपने दायरे में काम करें, यह देखने की जिम्मेदारी संविधान के अनुच्छेद 131 आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट को सीधे दे दी गई। इसमें हाई कोर्ट की पावर नहीं है, सीधे सुप्रीम कोर्ट की पावर है। तो वैसे तो पटना हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये सीधे सुप्रीम कोर्ट का विषय, क्योंकि केंद्र और राज्य टकरा रहे हैं इसमें। तो जब कभी दो राज्यों में टकराव होगा या और केंद्र अथवा केंद्र या और राज्य में टकराव होगा तो मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा आर्टिकल 131 के तहत, ठीक है। अभी लेकिन ये PIL के जरिए गया है। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको रोक नहीं सकते, कोई भी सरकार अपनी पॉलिसी बनाने के लिए कोई कार्य कर सकती है। सवाल यह है कि राज्य सरकार को रोका जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि बिहार सरकार ने कहा कि यह सेंसस नहीं है बल्कि यह कास्ट सर्वे है। यह जान लीजिए, यह जाति का सर्वे हुआ है, यह सेंसस नहीं है, यह जनगणना नहीं है। जनगणना तो केंद्र सरकार करती है, 2011 में हुई है, उसके आंकड़े इनके पास हैं, रिलीज कर दें।
लेकिन हाँ, जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें, जो लोकल बॉडी होती है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, सब लोग उसी जनगणना के आंकड़े के माध्यम से अपनी नीतियां बनाती हैं और लोगों को सहायता और सुविधा सुरक्षा देती हैं। तो बिहार सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार आंकड़े जारी नहीं कर रही है, लिहाजा हमको कास्ट सर्वे कराना पड़ा, ये जांचने के लिए कि हमारे यहाँ कौन सी जाति के कितने लोग हैं और कौन अमीर है कौन गरीब है। एक्चुअली हुआ क्या है कि परसेंटेज तो जारी हो गया है 2 अक्टूबर को ही, तो 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट किस बात की सुनवाई कर रहा था, किस पर रोक लगाने की बात थी। अभी इसमें इकोनॉमिकल डेटा आना बाकी है कि किसके पास कितना जमीन, मकान, दुकान, घर, प्रॉपर्टी किसके पास, किस समाज के पास कितनी है, जीविका का साधन किसके पास क्या है, ये सब जारी होने वाला। अभी तो भूचाल और आएगा। तो उसी को रोकने के लिए ये याचिका दायर की गई है, ये कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर कोई रोक नहीं लगा सकते क्योंकि ये स्टेट अपनी पॉलिसी बनाने के लिए डेटा जुटा रहा है। ठीक है, अब मेरा अपना मानना है कि जनगणना करना कोई शक्ति का प्रयोग नहीं, कोई पावर नहीं है, बल्कि एक सामान्य सा विषय है। और केंद्र सरकार के पास वो विषय इसलिए दिया गया क्योंकि राष्ट्रीय महत्व का विषय है। तो कोई भी विषय, जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, सुरक्षा है, सेना है और जनगणना, ये सब केंद्र को इसलिए दिया गया क्योंकि ये पूरे देश में लागू होने वाली विषय है, नागरिकता, सिटीजनशिप। लेकिन अगर कोई राज्य सरकार अपने यहाँ के लिए पॉलिसी बनाना चाहे तो उसको डेटा कहाँ से मिलेगा और उसे पॉलिसी क्यों बनानी पड़ेगी। तो आप देखिएगा रिजर्वेशन वाले सब्जेक्ट में लिखा हुआ आर्टिकल 15 और 16 दोनों में, शिक्षा के रिजर्वेशन और नौकरियों के रिजर्वेशन, खासकर नौकरियों वाले रिजर्वेशन कॉलम में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि किसी वर्ग का जिसका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उसे आरक्षण दिया जाएगा। राज्य की राय में, तो राज्य राय कैसे बनाएगा, अपनी ओपिनियन कैसे फॉर्म करेगा, डेटा ही नहीं रहेगा तो ओपिनियन कैसे फॉर्म करेगा। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में जो SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन का कानून बना था उसे नल एंड वाइड कर दिया कि आपके पास डेटा ही नहीं तो आप कैसे जान गए कि इनको प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहिए। तो मेरी समझ से बिहार सरकार ने जो किया है वो इनडायरेक्टली उसकी पावर में आ रहा है। दूसरी बात, उसने कहा कि हम बिहार सेंसस नहीं कर रहे हैं बल्कि कास्ट सर्वे कर रहे हैं। हमने सर्वे किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इनके किसी भी आंकड़े पर रोक लगाने, आंकड़े को जारी करने से, रोक लगाने से मना कर दिया है। तो एक बात तो बता दें कि यहाँ अब राजनीतिक बात थोड़ी करते हैं कि ये बिहार जाति सर्वे का प्रस्ताव जो विधानसभा में आया था 2020 में आया था, तब बीजेपी और जेडीयू मिल के सरकार चला रही थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और बीजेपी सहयोग में थी। उस समय सरकार ने प्रस्ताव लाया, यानी बीजेपी का समर्थन था। और तेजस्वी यादव जो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, उनसे जब बात की गई तो वो भी सहमति दिए थे। तो ये पूर्ण बहुमत से, पूर्ण सहमति से यह प्रस्ताव आया था। 2023 के जनवरी में और फिर अप्रैल में 2 फेज में जनगणना हुई है। एक बार जो है घर मकान गिने गए, दोबारा जो है लोगों की गणना करके, और लोगों की गिनती नहीं की गई है, ये सर्वे हुआ है। इसी नाते कहा जा रहा है कि फेक है और ये सही है। एक मोटा मोटा आंकड़ा है, लेकिन इसमें 2 से 5% ही ऊपर नीचे होगा। 100% में 2 से 5%। तो एक तो राजनीति इसमें यह हो रही है कि बीजेपी में जो केंद्र में जो बीजेपी सरकार बैठी है, आखिर वो जाति की जनगणना, जाति की गणना के आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रही है, जबकि वही जब जेडीयू के साथ बिहार में बैठी थी तो उसने इसके लिए सहमति दी थी। और वो न केवल आंकड़े जारी नहीं कर रही है बल्कि इनके आंकड़े जारी करने को जात पात में बांटना बता रहे हैं मोदी जी जो खुद अपने को बताते हैं कि पिछड़ी जात से हैं, तब उनको जात पात से बांटना नहीं याद आता। तो एक तो राजनीति यहाँ चल रही है, क्योंकि जात की राजनीति जब चलती है तो धर्म की राजनीति कमजोर पड़ जाती है, जाहिर सी बात है। बीजेपी धर्म की राजनीति से आती है, जातीय नेताओं के समीकरण साधने के लिए उनसे गठबंधन करती है। जैसे जीतन राम मांझी एक खास जाति के नेता माने जाते हैं, उनका अपना एक पार्टी है, उससे भी बीजेपी का गठबंधन है। मुकेश साहनी जो है बिहार में, उनसे भी बीजेपी का गठबंधन है, वो मलाह जाति के नेता हैं।
कुशवाहा वहाँ बैठे हुए हैं, वो कुशवाहा जाति के नेता हैं, उनसे भी बीजेपी का गठबंधन है, तब उसको जातिवाद नहीं दिखाई देता बीजेपी को, मोदी सरकार को। अनुप्रिया पटेल पटेलों की पार्टी के नेता मानी जाती हैं, वैसे उनकी पार्टी का नाम अपना दल है, लेकिन फिर भी ओम प्रकाश राजभर यूपी में है, वो सुहेल देव राजभर पार्टी उनकी, सुहेल देव समाज पार्टी वो उनकी पार्टी माना जाता है कि राजभर के समर्थन से चलती है, जाति की पार्टी है। कोई पार्टी अपने आगे नाम नहीं लिख देगी जाति का, लेकिन उसका कैडर बेस जात से चलता है, इस नाते माना जाता है जात विशेष की पार्टी। ऐसे तमाम पार्टियों से बीजेपी का गठबंधन है और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे जातिगत गठबंधन से वोट पाए हुए हैं। स्वयं खुद हमेशा पिछड़े होने की बात करते हैं, लेकिन जब वास्तविकता पे बात आ गई, लेने की जब बात थी तो पिछड़े मोदी जी ने किया, लेकिन जब पिछड़ों को गिन करके उनके अधिकारों को देने की बात उठ गई तो मोदी जी अब बात करने में पिछड़ गए। राहुल जी आगे आ गए, तेजस्वी जी आगे आ गए, नीतीश कुमार जी आगे आ गए। तो एक तो राजनीति है, दूसरी एक बहुत बड़ी बात, भारत के समाज में राजनीति में बार बार एक आरोप लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण बैठे हुए हैं। बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं कि बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में मीडिया में ब्राह्मण बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं ब्राह्मण, इस नाते कभी भी वो पिछड़े और अनुसूचित जात जनजात के लोगों के हित की बात नहीं करते। यहाँ उल्टा हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जो भी बैठे हों, मैं जजेस की कास्ट पे बात तो नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ तो आपकी आशंका गलत हो गई। और केंद्र में जो मोदी जी बैठे हुए हैं, जो अपने को पिछड़ा कह कर वोट मांगते हैं, वो इसके खिलाफ हैं, और अगर पक्ष में हैं तो फिर मुकदमा से हट जाए। तो एक राजनीतिक विपरीतता देखने को मिल रही है। चीज जो दिख रही थी वो उल्टे दिखाई दे रही है, कुछ अलग ही दृश्य दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम तार्किक व्याख्या की है। जब ये समाज जाति आधारित है, सारी व्यवस्था जाति आधारित है, गरीबी अमीरी में जाति आधारित बहुत बड़ी भूमिका जाति बंधन की, कर्म हमारा सदियों से जातियों के आधार पर चला है। तो ऐसे में और संविधान खुद जाति आधारित आरक्षण देने की बात करता है, नीति बनाने की बात करता है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, सारी जातियों के आयोग बने हुए हैं। मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, लेकिन आयोग से कहीं कुछ लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि धरातल पर वास्तविकता प्रभाव पैदा करने वाले विषयों पर बात नहीं की जाएगी। तो इस नाते बहुत बड़ा भारत की राजनीति में उथल पुथल करने वाला, एक स्थिति को बदलने वाला ये विषय है। और ये बिहार सेंसस नहीं बल्कि बिहार कास्ट सर्वे है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने वाले सभी मांगों को खारिज कर दिया है। आगे डेट डाला है, किस डेट पर आइए फिर सुनवाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।